हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अमन ठाकुर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, आज हम अल्कोहल के केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे। अब तक हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन को डिस्कस किया था, एल्कीन से उनको कैसे प्रिपेयर करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स उनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, वो सारी हमने चीज़ें डिस्कस की थी। ठीक है, अब आज के लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस देते हैं वो, उनके मैकेनिज्म को समझेंगे, रिएक्शंस को समझेंगे, रिएक्शंस की छोटी छोटी खास बातें क्या है जो हमें एग्जाम में पूछी जा सकती है उनके बारे में फोकस करेंगे। ये सारी चीज़ें इस आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज मैं कह रहा हूं जी, मुझे अल्कोहल के केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करना है, मुझे अल्कोहल के केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जब भी हम अल्कोहल की बात करते हैं, हमें पता है अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होता है, जनरल स्ट्रक्चर होता है उसका ROH। अब इस ROH की खास बात क्या है बच्चों, इसकी केमिकली जब इसके केमिकल रिएक्शंस या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम बात करते हैं तो इस चीज़ की खास बात क्या है। ROH जो ग्रुप है, ROH जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, OH जो फंक्शनल ग्रुप है, उसकी खास बात क्या है। खास बात यह है बच्चों कि ये ROH जो है यहाँ से भी टूट सकता है, R और OH का बॉन्ड भी टूट सकता है, और RO और H का बॉन्ड भी टूट सकता है। हमारे पास यहाँ से भी टूट सकता है और यहाँ से भी टूट सकता है। तो इसलिए दो जगह से इसकी बॉन्ड की ब्रेकेज हो सकती है, दो जगह से बॉन्ड की ब्रेकेज हो सकती है। R और O के बीच के बॉन्ड की ब्रेकेज भी हो सकती है, O और H के बॉन्ड की ब्रेकेज भी दे सकता है, दोनों ही ब्रेकेज ये पॉसिबली दे सकता है। ठीक है, तो इसकी खास बात क्या हो जाती है, इसकी खास बात ये हो जाती है कि इसमें अगर यहाँ से ब्रेकेज होती है उसकी अलग केमिकल रिएक्शंस आते हैं, अलग केमिकल प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। अगर यहाँ से बॉन्ड टूटता है तो उसकी अलग केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। दोनों को बारी बारी डिस्कस करेंगे, कहाँ पे क्या चीज़ होती है, किस तरह से बॉन्ड ब्रेक होने पे क्या चीज़ होती है और उनका केमिकल प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ता है, हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं बच्चों, अगर यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, सपोज दोनों में एक चीज़ कॉमन समझिएगा कि बॉन्ड जब टूट रहा है, ठीक है, अभी मेरे पास ये ROH है, मेरे पास ये ROH है, ये R और O के बीच में एक बॉन्ड बना है, R और O के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड ही तोड़ना है। एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, यहां पे भी सिमिलर कंडीशन, O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो। ये तो यूनिवर्सल सत्य है, ये तो यूनिवर्सल सत्य है, हमें पता है कि एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। हमें पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करके रखेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करके रखेगा। तो उससे क्या होगा, अगर यहां से बॉन्ड टूट रहा है तो भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा, तो भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा, क्योंकि मुझे कार्बन, यहाँ पे कार्बन लगा होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा होगा, दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यही इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेके जाएगा, यही ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो टूट के मेरे पास क्या बनेगा, R पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, R पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। और अगर यहां पे बॉन्ड टूट रहा है, यहां पे बॉन्ड टूट रहा है, तो भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, RO नेगेटिव। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझिए, दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझिए। अगर ये चीज आपको समझ आ रही है तो आपके इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी समझ आएंगी। जहां पे ये है R पॉजिटिव, अल्काइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, R ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में अगर आपसे कहूं, इसको अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में आपसे कहूं कि जब ROH का बॉन्ड टूटता है, ROH का बॉन्ड जो टूटता है, तो अल्कोहल एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, अल्कोहल एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। जब इस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं तो R जो है एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। क्यों, क्योंकि R के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। और उसके उल्टा यहाँ पे O के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, जब एल्कोक्सी आयन बन गई, एल्कोक्सी आयन बन गया RO नेगेटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसको क्या चाहिए, इसको तो चाहिए न्यूक्लियस। तो ये एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसको पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस चाहिए, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं बारी बारी इसके और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उनके बारी बारी डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ ROH पे फोकस करेंगे। जो ROH का बॉन्ड टूटता है, R और OH के बीच का जो बॉन्ड टूटता है, उससे क्या क्या केमिकल रिएक्शंस आते हैं, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म के साथ समझेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। अब पहला रिएक्शन है ROH के जो
बॉन्ड टूटने पे जो केमिकल प्रॉपर्टीज आती है उसका पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। रिएक्शंस विद हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स का मतलब HX के साथ रिएक्शन, HX के साथ रिएक्शन, X कोई भी हैलोजन हो सकती है, X कोई भी हैलोजन हो सकती है। यहां तक बात क्लियर, ठीक है। जब कोई अल्कोहल HX के साथ रिएक्ट करता है तो मुझे मिलती है अल्काइल हैलाइड, मुझे मिलती है अल्काइल हैलाइड। इसको हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल भी देख सकते हैं और प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड भी देख सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में भी इसको देख सकते हैं और इसको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल भी देख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही बातें सेम है, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है हमें प्रोडक्ट हमारा अल्काइल हैलाइड मिलता है। इसमें एक खास बात जो आपको याद रहनी चाहिए, जो खास बात आपको ध्यान रहनी चाहिए, वो खास बात क्या है? वो खास बात बच्चों ये है जो आपको ध्यान रहनी चाहिए कि ये जो HX यूज हो रहा है, ये जो HX यूज हो रहा है, या तो HI, HBr, HCl, उनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये रहता है। HI, HBr और HCl सबसे ज़्यादा रिएक्टिव HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl। HF रिएक्ट नहीं करता, हाइड्रोजन फ्लोराइड रिएक्ट नहीं करती। इसका रीज़न समझते हैं क्यों, इसका रीज़न समझते हैं क्यों। अब समझिए, देखिए, जब भी ये रिएक्शन होना है, H और X का बॉन्ड टूटना है, H पॉजिटिव और I नेगेटिव बनने हैं, हेलोजन I नेगेटिव और H पॉजिटिव बनना है, दोनों जब भी टूटे H पॉजिटिव और इसका बॉन्ड टूटना है। अब समझिए, हमें पता है एक चीज़ समझिएगा, मेरे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। नीचे जाते जाते साइज बढ़ता है, नीचे जाते जाते साइज बढ़ता है। ये हाइड्रोजन है, ये कोई हेलोजन है। अब जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, उस हाइड्रोजन से वो हेलोजन दूर होती जाएगी, उस हाइड्रोजन से वो हेलोजन दूर होती जाएगी। तो जैसे जैसे हेलोजन दूर होती जाएगी, उस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा। जितना हेलोजन और हाइड्रोजन पास होगा, उनके बीच में बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उसको तोड़ना मुश्किल है। पर जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ता जा रहा है, हेलोजन और हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा? बॉन्ड वीक हो रहा है, बॉन्ड उनका वीक हो रहा है, इतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में नहीं रह रही है, तो उस बॉन्ड को तोड़ना ईजी है। H पॉजिटिव लेना हमें ईजी, H पॉजिटिव और X नेगेटिव लेना हमें ईजी है। इसलिए जो सबसे बड़े साइज वाली हेलोजन है HI, आयोडीन जो सबसे बड़ी वाली हेलोजन है I, उसको तोड़ना सबसे ईजी है। इसलिए HI जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है हाइड्रोजन हैलाइड जब रिएक्शन करती है अल्कोहल के साथ। तो अल्कोहल की रिएक्शन जब भी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ होगी, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जब भी रिएक्शन होगी अल्कोहल की, तो HX का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगा वो ये आएगा HI सबसे रिएक्टिव, HBr और HCl। HF इतना स्ट्रांग होता है कि उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है और एक्सप्लोजिव रिएक्शन देता है, तो इसको हम प्रेफर नहीं करते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर, अब थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म को भी समझ लेते हैं। थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूँ, मेरे पास है अल्कोहल। अब अल्कोहल के पास क्या होता है? ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास। मेरे पास है एसिड H पॉजिटिव, कहाँ से आया? HX से टूट के क्या बनेगा? H पॉजिटिव और X नेगेटिव, ये H पॉजिटिव और X नेगेटिव। अब H पॉजिटिव है मेरे पास, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को क्या चाहिए? नेगेटिव चार्ज, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन उसको कहाँ दिख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं उसे ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ, इस पे ऑक्सीजन के लोन पेयर पे उसको दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के लोन पेयर से उसने लिए इलेक्ट्रॉन, तो मेरे पास क्या बनेगा? ROH2, दो हाइड्रोजन, या मैं इसको इस तरह से लिखूं, OH है, एक हाइड्रोजन जुड़ गई, ये हाइड्रोजन जुड़ गई, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, अब ये जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो है ऑक्सीजन के लोन पेयर, ये दोनों के दोनों है ऑक्सीजन के लोन पेयर। तो मतलब जो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिला है वो भी मिला है ऑक्सीजन से, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन के ऊपर। यहां तक बात क्लियर, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये भी याद है तो पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता, इसको भी न्यूट्रल होना है। अब न्यूट्रल होने के लिए वो क्या करेगा? एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, हमारे पास क्या बनेगा? R पॉजिटिव प्लस वाटर का मॉलिक्यूल बाहर, H2O निकल गया बाहर, मेरे पास बचा सिर्फ R पॉजिटिव क्यों बना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले गया ऑक्सीजन। अब ये जो बना है R पॉजिटिव, ये रिएक्ट करेगा X नेगेटिव के साथ, X नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन देगा R के पास, मेरे पास बन जाएगा हैलाइड। तो ये था मेरे पास रिएक्शन का मैकेनिज्म, छोटा सा मैकेनिज्म है, समझ आ गया। पर इसमें जो खास बातें हमें ध्यान रखनी है, अब खास बातें जो ध्यान रखनी है, पहली चीज, यहां बना है कार्बोकैटायन,
अब कार्बोकटायन बनने से क्या हुआ, अब हमें पता है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट इसमें क्या बन रहा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट इसमें बन रहा है कार्बोकटायन, कार्बोकटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है। और हमें पता है कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी जो है कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ये हमें पता है। तो जितना स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा उतना रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा, जितना स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा उतना स्टेबल रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा। अब स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन है टर्शरी, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन है टर्शरी। तो यहां तक बात क्लियर होगी कि अगर टर्शरी कार्बोकटायन हमें बनाना है, टर्शरी कार्बोकटायन हमें बनाना है तो हमें चाहिए टर्शरी अल्कोहल से ही बनेगा, टर्शरी अल्कोहल से ही बनेगा, टर्शरी अल्कोहल से बनेगा टर्शरी कार्बोकटायन। तो दूसरी लैंग्वेज में इसको मैं क्या कह सकता हूं, दूसरी लैंग्वेज में इसको मैं क्या कह सकता हूं, मैं दूसरी लैंग्वेज में इसको ये कह सकता हूं कि जो मेरे पास अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगा, अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगा वो भी यही आएगा, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्कोहल होगा वो होगा टर्शरी अल्कोहल, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल से हमें टर्शरी कार्बोकटायन मिलेगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। ठीक है, और इसमें एक चीज आपने और ध्यान रखनी है कि इसमें रीअरेंजमेंट भी हो सकती है, रीअरेंजमेंट भी हो सकती है। जहां भी कार्बोकटायन बनेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट, उस रिएक्शन में प्रोडक्ट के अंदर रीअरेंजमेंट हमेशा पॉसिबल रहती है। क्यों? क्योंकि जो भी कार्बोकटायन बनेगा अगर उसको पॉसिबिलिटी है सेकेंडरी से टर्शरी जाने में या प्राइमरी से सेकेंडरी जाने में, तो स्टेबल कार्बोकटायन की तरफ वो रीअरेंजमेंट से जाएगा ही जाएगा। इसको एग्जांपल से समझेंगे तो आपको और इजीली समझ आएगा। अभी आपको सिर्फ ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल होती है इन रिएक्शंस में। ठीक है, तो अब नट शेल में अगर मैं बात करूं, रिएक्टिविटी ऑर्डर मेरे पास ये है HX का, HI, HBr और HCl, और अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। और तीसरी चीज रीअरेंजमेंट इन रिएक्शंस में पॉसिबल होती है। तो ये हो गया हमारे पास पहली रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अल्कोहल की, जिससे हमें मिलता है अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पे। अब ROH बॉन्ड की जो दूसरा केमिकल रिएक्शन है, ROH बॉन्ड, R और OH के बॉन्ड को तोड़ने के बाद जो हमारा दूसरा केमिकल रिएक्शन है वो आता है रिएक्शन विद PCl3 एंड PCl5। रिएक्शन विद PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन के बाद जो हमारे पास है उसके बारे में बात करते हैं। वो भी हमारा R और OH के बॉन्ड के टूटने की केमिकल प्रॉपर्टी है अल्कोहल की। तो इसमें क्या होता है बच्चों, अगर रिएक्शन की बात करूं, अगर PCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, PCl के साथ अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है तो हमें चाहिए 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल के, हमें मिलते हैं 3 मोल अल्काइल हैलाइड के। और हमारे पास अगर सिंपल PCl5 है तो 1 मोल से बनता है 1 मोल अल्काइल हैलाइड का। इसमें भी ये भी सिमिलरली ये भी अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन है, इससे भी हमें अल्काइल हैलाइड ही मिलते हैं, इससे भी हमें अल्काइल हैलाइड ही मिलते हैं। जब हमने HX के साथ रिएक्शन करवाई थी, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाई थी, HX एसिड के साथ रिएक्ट करवाया था, तब भी हमें अल्काइल हैलाइड मिले थे। इस रिएक्शन से भी हमें अल्काइल हैलाइड ही मिलते हैं। तो चाहे उन दोनों रिएक्शन को चाहे आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में देख लीजिए या प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको रिएक्शन पता होना चाहिए प्लस इसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए, मैकेनिज्म किस तरह से चलता है, जिससे आपको रिएक्शन अच्छे से समझ आए, आपको रिएक्शन को याद करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब बात करते हैं अल्कोहल से जब PCl3 मिला, 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट किए, 3 मॉलिक्यूल हमें RCl के मिले। यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट किया PCl5 के साथ और हमें 1 मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड का मिला। ठीक है, दोनों का मैकेनिज्म सिमिलर है, किसी एक मैकेनिज्म को कर लेंगे दूसरा मैकेनिज्म आपको इजीली आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं PCl3 से बात कर लेते हैं, चलिए इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, PCl3 के मैकेनिज्म से डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह से मैकेनिज्म चलता है इसका, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए मेरे पास है अल्कोहल, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉर्मल चीज है, यूनिवर्सल सत्य है, कोई भी नई चीज मैं नहीं बता रहा हूं। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मेरे पास है मॉलिक्यूल PCl3, ये है मेरे पास फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब देखिए समझिएगा इस चीज को, जो क्लोरीन है तीनों के तीनों क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, क्लोरीन मुझे पता है, हेलोजन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अपनी तरफ, 3 बॉन्ड बने फॉस्फोरस के साथ, फॉस्फोरस के हर इलेक्ट्रॉन को, जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनको खींचेंगे अपनी तरफ। क्यों? क्योंकि इनके पास ये होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव आई इफेक्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुल करता है अपनी तरफ, पुल करता है। तो जब इस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के भी इस तरफ जाएंगे, फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन भी जब इस तरफ जाएंगे तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी, इसको फॉस्फोरस को क्या चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन खींचे जा रहा है, तीनों क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं अपनी तरफ। तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन कहां दिखेंगे,
जहां सबको दिख रहे थे, जहां H पॉजिटिव को भी दिख रहे थे, कहां पे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब फास्फोरस इलेक्ट्रॉन लेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब फास्फोरस इलेक्ट्रॉन लेगा, तो फास्फोरस इलेक्ट्रॉन लिए ऑक्सीजन से, एक क्लोरीन को फेंकेगा बाहर, एक क्लोरीन को फेंकेगा बाहर। तूने बहुत इलेक्ट्रॉन खींच लिए मेरे से, अब मेरे को तेरे से बॉन्ड नहीं बनाना है, मुझे ये बॉन्ड ऑक्सीजन के पास से दिख रहा है, मुझे बॉन्ड ऑक्सीजन के पास से दिख रहा है, तो मैं बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाऊंगा, तेरे साथ बॉन्ड नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि तेरी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, तेरी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पुल करता है अपनी तरफ, मुझे इक्वल शेयरिंग में नहीं रखता है, तो मैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लूंगा ऑक्सीजन से। तो क्या होगा मेरे पास होगा Cl नेगेटिव निकल जाएगा बाहर, Cl नेगेटिव, एक Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा Cl नेगेटिव बाहर। मेरे पास बनेगा ROH जुड़ा फास्फोरस के साथ, दो क्लोरीन, ठीक है। अब ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिए हैं फास्फोरस को, ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिए हैं फास्फोरस को। अब ऑक्सीजन के ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन के ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, यहां Cl नेगेटिव निकली थी, Cl नेगेटिव ने कहा भाई ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया अपनी न्यूट्रलिटी के लिए, R से वापस, R से इलेक्ट्रॉन वापस, R क्या बचा बिना इलेक्ट्रॉन के, और क्लोरीन Cl नेगेटिव के पास क्या इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, Cl नेगेटिव के पास क्या इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। तो ये कहेगा भाई मैं इलेक्ट्रॉन तेरे को देता हूँ, ऑक्सीजन को जाने दे बाहर। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बनेगा आगे RCl बन गया, एल्काइल हाइड बन गई, RCl बन गया मेरे पास, और मेरे पास क्या बना, ऑक्सीजन, इस तरह का कंपाउंड बना, इस तरह का कंपाउंड बना, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन के पास भी है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी भी यहाँ पे क्लोरीन ने जुड़ी हुई है, अभी दो क्लोरीन ने जुड़ी हुई है, ये फिर से इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ से, और H पॉजिटिव जाके जुड़ेगा फास्फोरस के साथ, H पॉजिटिव जाके जुड़ेगा फास्फोरस के साथ, और ये रीअरेंज होके बनेगा मेरे पास ऑक्सीजन डबल बॉन्ड PCl ठीक है। ये मेरे पास बन गया ये कंपाउंड, मेरे पास बन गया ये कंपाउंड, रीअरेंज होके बन गया ये कंपाउंड, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड बना है ये फर्दर दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल के साथ जुड़ेगा, सेम रिएक्शन देगा बच्चों, सेम रिएक्शन देगा। यहाँ पे फिर अभी भी फास्फोरस के साथ क्लोरीन जुड़ी हुई है, ये मेरे पास फास्फोरस है, ये दो क्लोरीन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ यहाँ जुड़ी है हाइड्रोजन, सेम रिएक्शन, ऑक्सीजन फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्लोरीन फिर से देगा, सेम रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा, Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा, मेरे पास बनेगा कुछ इस तरह का कंपाउंड, कुछ इस तरह का कंपाउंड। अब सेम ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लोरीन इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, मेरे पास बनेगा RCl का दूसरा मॉलिक्यूल, RCl का दूसरा मॉलिक्यूल, और मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे एक क्लोरीन और बची है, एक क्लोरीन और बची हुई है, अभी इसमें एक क्लोरीन अभी और बची हुई है, ये एक क्लोरीन अब तीसरे मॉलिक्यूल अल्कोहल के साथ जुड़ के तीसरा मॉलिक्यूल RCl का सेम रिएक्शन प्रोसीजर के साथ देगा, और इस तरह से मैकेनिज्म पूरा कंप्लीट होगा, लास्ट में H3PO3 मिल जाएगा, लास्ट में H3PO3 मिल जाएगा। ये था इसका पूरा मैकेनिज्म। आई होप आपको समझ आएगा बच्चों, और लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे मोटिवेशन के लिए जरूर करें बच्चों, ताकि मुझे लगता रहे कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं अपने तीसरे रिएक्शन पे, R और OH के बॉन्ड टूटने से केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो तीसरा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जो R और OH के बॉन्ड टूटने से हमें मिलता है बच्चों, उसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन इस रिएक्शन को क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें से हमें वाटर का मॉलिक्यूल मिलता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, अल्कोहल से वाटर निकाला, डिहाइड्रेट कर दिया मतलब वाटर उससे बाहर निकाल दिया। तो जब भी अल्कोहल की रिएक्शन एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज़ करके रिएक्ट करवाते हैं, एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज़ करके रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें मिलती है एल्कीन और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एल्कीन और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर, ठीक है। अब इसमें खास बात क्या होती है बच्चों, डिहाइड्रेशन हमेशा ऐसे होती है, जो OH है, जो हमें याद रखना हमेशा, जो OH है उसकी जो OH के जो कार्बन लगा उसकी जो बीटा पोजीशन पे कार्बन है, जो बीटा पोजीशन पे कार्बन है, जो बीटा पोजीशन पे कार्बन है, वहाँ से हाइड्रोजन निकलती है, वहाँ से हाइड्रोजन निकलती है। तो H और OH निकल के वाटर बाहर निकलता है, और मेरे पास डबल बॉन्ड बन के एल्कीन बनती है, ठीक है। यहाँ तक बात
क्लियर। अब इसके थोड़े से मैकेनिज्म को, एग्जाम्पल से मैकेनिज्म को समझते हैं, क्योंकि इसमें कुछ खास बातें हैं जो आपको समझ आनी चाहिए। एग्जाम्पल से इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों, अब अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं, ये रिएक्शन चलता किस तरह से है, तो इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास है ये अल्कोहल, ठीक है, यहां तक बात क्लियर, सिंपल सी बात है कि मेरे पास ये अल्कोहल है, ठीक है। अब मुझे पता है एसिड मैंने एज ए कैटलिस्ट यूज किया है H पॉजिटिव। एसिड का काम क्या है? H पॉजिटिव को रिलीज करना। एसिड का काम क्या है? H पॉजिटिव रिलीज करना। एसिड का काम है H पॉजिटिव रिलीज करना। अब H पॉजिटिव को चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास है पॉजिटिव चार्ज, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उसको कहाँ दिखेंगे? ऑक्सीजन के लोन पेयर पे। ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो खाली पड़े हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो खाली पड़े हैं, कहीं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो नहीं रहा उनका। तो जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं रहा तो उसको दिख रहे हैं, H पॉजिटिव को खाली दिख रहे हैं। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे H पॉजिटिव को। मेरे पास क्या बनेगा? ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि जो एक दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने H को दिए, OH का बन गया H2, और जो इलेक्ट्रॉन H को दिया तो उसकी वजह से इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब किसी भी एटम के पास अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, किसी भी एटम के पास अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसको न्यूट्रलिटी चाहिए, उसको न्यूट्रलिटी चाहिए। अब न्यूट्रलिटी इसको कैसे मिलती है? पॉजिटिव है तो इसको क्या चाहिए होंगे? नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव है तभी तो न्यूट्रल बनेगा। मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे रखा है, जब उसका जो दिया हुआ इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस आएगा, कहीं से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वापस आएगा इसके पास, तभी तो ये न्यूट्रल बनेगा। तो ये क्या करेगा? एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो। अब एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो का मतलब क्या हुआ? एक बॉन्ड में है इलेक्ट्रॉन दो। अब जब ये दो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने पास ले लेगा, तो मेरे पास H2O बाहर निकल गया। H2O तो निकल गया बाहर, H2O तो निकल गया बाहर। मेरे पास बनी ये कार्बोकैटायन, मेरे पास बनी ये कार्बोकैटायन, मेरे पास बन गई ये कार्बोकैटायन। अब ये जो कार्बोकैटायन है, ये जो कार्बोकैटायन है, ये है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये है सेकेंडरी का। इधर कार्बन लगा है, इधर कार्बन लगा है, ऊपर हाइड्रोजन लगा है, ऊपर हाइड्रोजन लगा है, ये है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ये कौन सी कार्बोकैटायन है? ये है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब मैंने कहा था जब भी कार्बोकैटायन बनती है, अगर उसे और स्टेबल कार्बोकैटायन बनने का मौका मिल रहा है, उसे और स्टेबल कार्बोकैटायन बनने का मौका मिले, तो वो रीअरेंजमेंट में जाती है, तो वो रीअरेंजमेंट में जाती है। जैसा कि मैंने पहला जो अपने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी HX के साथ रिएक्शन में, मैंने कहा था जब कार्बोकैटायन बनेगी और अगर वहां पे उसको स्टेबल कार्बोकैटायन बनने का मौका मिलेगा तो वो रीअरेंजमेंट में जाएगी। तो रीअरेंजमेंट में किस तरह से जा सकती है? देखिए बच्चों, यहां लगा है हाइड्रोजन, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो। अगर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके यहाँ चला जाए, इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ चला जाए, इसको हम कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, इसको हम कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। तो उससे क्या होगा समझिएगा, उससे क्या होगा? यहाँ से हाइड्रोजन जाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगी, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी यहाँ पे, और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये बन गया टर्शरी कार्बोकैटायन, ये मेरे पास बन गया टर्शरी कार्बोकैटायन, जो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो इसलिए यहाँ पे हुई रीअरेंजमेंट हाइड्राइड शिफ्ट से, हाइड्राइड शिफ्ट से। अब अगला यहाँ तक बात खत्म आ गई, रीअरेंजमेंट हमें समझ आ गया, रीअरेंजमेंट हमें समझ आ गया कि रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन में क्यों होता है, रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन में क्यों होता है, ये चीज़ हमें समझ आ गई। अब जो दूसरी चीज़ हमें समझने की है, दूसरी चीज़ जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है, अब मैंने कहा था कि जो कार्बन के साथ OH ग्रुप जहाँ से कार्बन है वो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन जाती है, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन जाती है, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन जाती है। तो अब इस C पॉजिटिव पे बीटा पोजीशन यहाँ पे भी है और बीटा पोजीशन यहाँ पे भी है, बीटा पोजीशन ये भी है, ये भी है, ये और ये इक्विवेलेंट है। तो चाहे इसको कंसीडर करो चाहे इसको कंसीडर करो, बात एक ही है। पर ये और बीटा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन दोनों जगह से हाइड्रोजन जाके दो अलग टाइप की एल्कीन बन सकती हैं, दो अलग टाइप की एल्कीन बन सकती हैं। तो बारी बारी देखते हैं। सपोज अगर ये वाली जाती है, सपोज अगर ये वाली बीटा पोजीशन होती है, ये वाली बीटा पोजीशन से ये वाली हाइड्रोजन कम होती है, तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या आएगा? एक हाइड्रोजन जाएगी तो मेरे पास क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के साथ लगा CH3, CH2 और CH3, तो मेरे पास आएगी ये एल्कीन। अगर मैंने ये वाली बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाली, अगर मैंने ये वाली बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकाला तो मेरे पास क्या आएगा? कार्बन दो लगे हैं CH3, इस कार्बन पे दो लगे हैं CH3 डबल बॉन्ड, यहां से एक हाइड्रोजन कम हुई, मेरे पास बना CH और
CH3, तो मेरे पास आएगी ये एल्कीन। अब मेरे पास 2 एल्कीन बन रही हैं, मेरे पास ये 2 एल्कीन बन रही हैं, तो अब मुझे क्या डिसाइड करना है कि कौन सी वाली मेजर होगी, कौन सी वाली माइनर होगी। वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि कौन सी वाली बनेगी, कौन सी वाली नहीं बनेगी। तो वहाँ पे एक्ट करता है बच्चों सैडजेफ रूल। जब भी एल्केन की पॉसिबिलिटी हो, जब भी एक से ज़्यादा एल्केन बनने के चांस हो, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है सैडजेफ रूल। सैडजेफ रूल मेरे पास क्या कहता है? सैडजेफ रूल मेरे पास ये कहता है कि जब एक से ज़्यादा एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी हो, किसी भी रिएक्शन के अंदर एक से ज़्यादा एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है, तो कौन सी वाली बनेगी? दोनों ही बनेंगी, दोनों ही, पर कौन सी वाली मेजर होगी, कौन सी वाली माइनर होगी, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, उनके अराउंड सबसे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप किस में लगे हैं, उन कार्बन पे सबसे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप किस में लगे हैं। जिसके पास सबसे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे, वो वाली एल्कीन जो होगी वो मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। ये मेरा सैडजेफ रूल कहता है। अब समझते हैं, देखते हैं इस चीज़ को। ये मेरे पास डबल बॉन्ड के कार्बन है, इस कार्बन पे यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा है, 1 और 2, और इधर कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं, दोनों जगह इस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजनें लगी हैं। तो टोटल कितने हैं? 2 अल्काइल ग्रुप, टोटल 2 अल्काइल ग्रुप। और अगर मैं इसकी बात करूं, एक अल्काइल ग्रुप लगा है ये, इस कार्बन पे एक अल्काइल ग्रुप लगा है ये, यहाँ पे एक इस तरह से ना, ये हाइड्रोजन है और ये बॉन्ड है, एक अल्काइल ग्रुप लगा है ये, और एक अल्काइल लगा है ये, एक अल्काइल ग्रुप लगा है ये। टोटल कितने हो गए? 3 अल्काइल ग्रुप, टोटल हो गए 3 अल्काइल ग्रुप। तो मेरे पास मेजर प्रोडक्ट कौन सा आएगा? जिसके पास अल्काइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा है कार्बन के पास। कार्बन के पास जिसके पास अल्काइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा है, वो वाला मेरा मेजर प्रोडक्ट है। क्यों? सैडजेफ रूल हमें ये चीज़ बताता है। तो यहाँ तक बच्चों मेरा पूरा का पूरा 3 केमिकल प्रॉपर्टीज, जो R और OH के बॉन्ड की इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है, वो हमने स्टडी किए, मैकेनिज्म के साथ पढ़े। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, पूरी कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की बच्चों। चलिए, थैंक यू।